वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। हमारे दरमियान में तशरीफ़ फरमा है। मैं नहायत ही अदब के साथ डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब सेक्रेटरी और डायरेक्टर तेलंगाना उर्दू अकेडमी को दावत देता हूँ कि डैश में तशरीफ़ लाएँ। तालियों से आपका इस्तकबाल करते हैं और इसके बाद फिर मैं अपने सैयद असगर साहब जो निज़ामत का फ़ायदा ना दे दें, मैं उन्हें मैं हवाले करता हूँ। बहुत शुक्रिया। इसके मैं आज के इस प्रोग्राम में वाली जनाब गौस साहब डायरेक्टर उर्दू अकेडमी का तहे दिल से खैर करता हूँ। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि वो गुनाह को मसरूफियत के बावजूद भी अपना कीमती वक्त देने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मैं ज़िमरिस ABC हॉल अदबी फोरम की जानिब से आपका बेइंतहा मशकूर हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत भी रौनक अफरोज़ है। मैं समझता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है, ज़िमरिस ABC हॉल की शायद हमारी खुशकिस्मती है कि बॉम्बे से तशरीफ़ लाए हुदा टाइम्स के एडिटर अली जनाब मुस्तफ़ी मक्की साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं उनसे अदबन मुल्तमिस हूँ कि वो इज़हार ख़याल फरमाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बल्लिगू अन्नी वलौ आया। एक आयत तो फरमाया गया कुरान हदीस का तुम्हें मालूम है तो लोगों तक पहुंचाओ। हमारे पास हजारों लाखों करोड़ों कुरान का पहुंचाते नहीं है तो मुजरिम हैं हम, कोई शक नहीं है। अब आज के इतने प्रोग्राम में उर्दू का मसला है, शादियों का मसला है, जहेज का मसला है, कौन कौन से मसले पे आदमी हुए, लेकिन बहरहाल किताब का इजरा है हजरत का, उसके ऊपर बात हो रही है कि बहुत सही आपने वो किताब लिखी है। अल्लाह आपको खैर दे और इसका बदला दे और लोगों में ये मकबूल हो और लोग उस पर अमल करें। अमल करने की अल्लाह तौफीक दे उनको और ये सब इसका समरा जो है अल्लाह आपको देगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया और जज़ाकल्लाह खैर। आज के हमारे इस खूबसूरत से महफिल में अली जनाब मोहम्मद गौस साहब डायरेक्टर उर्दू अकेडमी, इस तारीख से आपने डायरेक्टर उर्दू अकेडमी का अहदा संभाला है। बहुत काम बेशुमार अज़ाइम के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। उर्दू अकेडमी में आने के बाद इस तरह की तकरीबात को में बात करने का मौका मिल रहा है, वरना बहुत कम ही होता था। अक्सर एजुकेशनल इवेंट्स में बात करते थे, लेकिन चूँकि आईनाए ज़िंदगी की किताब के बारे में बोलना है, मैं किताब भी नहीं पढ़ी लेकिन मेरे अपने तासुरात 2 मिनट में आपके सामने करा। अब्दुल कुद्दूस साहब, डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहब, सॉरी आई एम नॉट रिलेटेड, मैं समझता हूँ कि हम इस दौर में जी रहे हैं जिसमें मुनाफिकत का रंबा है और हम ऐसे गैर हकीकी या मफरूज़ी दुनिया में जी रहे हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और एक नाकाम माशरे की या फेल्ड कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी खुसूसियत होती है कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पर फोकस करता है और एक कामयाब माशरे की सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि वो सॉल्यूशंस पर फोकस करता है। आप बहुत सारी कम्युनिटीज़ की मिसालें लीजिए जिनका माजी इंतहाई तारीख था। मैं हिंदुस्तान की उन अक़लियतों की तरफ भी इशारा कर रहा हूँ जो आज मुल्क की सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस अक़लियतें हैं। मैं उस कम्युनिटी की मिसाल दे सकता हूँ जो हुकूमती आदाद व शुमार के मुताबिक आज बहुत ज़्यादा मुतवम्मिल है, तवंगर है। बहरहाल बात चली थी मुनाफिकत की, बात चली थी मसाइल और उसके हल पर।
हमारे इदारे और हमारे अफराद दोनों चीज़ों के अंदर इंतहाई कन्फ्लिक्ट सिचुएशन में है। इसको हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल बैकवर्डनेस। हमारी इनफरादी ज़िंदगी और हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी में इतना तफावत है कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। गालिबन ऐसा लग रहा है कि हमारे अपने दानिश्वरों ने इकबाल को नहीं समझा, ना उसके शाहीन को समझा है, ना खुदी खुददारी के दरमियान में एक ताल्लुक़ को पैदा करने की कोशिश की है। अगर खुदी और खुददारी को समझते तो मैं समझता हूँ कि अली खान साहब फलवी को पहचान लेते हैं। इतनी ज़्यादा जहेज़ पर लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं थी, वो अपनी खुददारी को पहचान लेते। बहरहाल कि हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी को कवर करते हुए गालिबन उन्होंने आईना ज़िंदगी लिखा होगा। मैं समझता हूँ कि उनके यही और आप होंगे, यही उनके तासरात होंगे। मैं एक दो बातें जो कि एकेडमी को यहाँ प्रेजेंट करता हूँ। आने वाले हफ्ते में इंशाअल्लाह हम तेलंगाना के तमाम जूनियर कॉलेज के लेक्चरर्स को तरबियत देंगे 7 दिन की ऑनलाइन, और फिर उसके आगे आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह डिग्री कॉलेज के तमाम उर्दू मीडियम के लेक्चरर्स को, असिस्टेंट प्रोफेसर्स को इंशाअल्लाह तरबियत देंगे 1 हफ्ते की। और हमारे इस महीने के शेड्यूल में है 4 हमारे स्कीमात का ऐलान करना, क्योंकि अभी उसकी मंजूरी बाकी है और उसको इंशाअल्लाह बाकायदा प्रेस के ज़रिए से आपको इत्तला दी जाएगी। उस्मान रशीद साहब बड़े गौर से और घूर कर देख रहे हैं। बहरहाल मैं इंशाअल्लाह उनकी जज्बात की कदर करता हूँ, और कोशिश ये हो रही है कि उर्दू अकेडमी को एक ऐसा वाइब्रेंट, एक ऐसा डायनेमिक इदारा बनाएं जिसके ज़रिए से उर्दू का ताल्लुक़ नौजवान नस्ल से हो। वरना हमने उर्दू को इतना समेटा जितना कि बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार तक हो गई थी, लेकिन हमको अपने तनाज़ुर को वसी करना है और उन हज़रात तक पहुँचना है जिसके ज़रिए से एक ज़बान को, एक ख़ानदानों में उसको वाइब्रेंट बनाना है, मार्केट के अंदर भी उसको वाइब्रेंट बनाना है, तालीमी निज़ाम में भी हम उसको उजागर करना है। अदरवाइज़ अगर कोई ज़बान तफरीही एंटरटेनमेंट का ज़रिया बन जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बिलाखिर स्क्रिप्टलेस ज़बान हो जाएगी, और ये वो ज़बान हो जाएगी कि आगे वाले दिनों में हम इसको एक्सटिंक्ट लैंग्वेज समझेंगे जिसके हम खुद ही जिम्मेदार होंगे। इसलिए कि समाजी और माशरी ज़िंदगी के जो मसाइल होते हैं वो माशरे के अंदर अज़ खुद ताकत होती है कि वो अपने तौर पर मसाइल को हल करे। मछली को कोई तैरना नहीं सिखाता, बंदर को कुलाटी मारना कोई नहीं सिखाता। अगर मैं फितरी जिबलत की बात करता हूँ, मसाइल खुद ही अपने तौर पे हम जन्म देते हैं और मसाइल का हल भी खुद हम अपने तौर पे कर सकते हैं। यहाँ मैं समझता हूँ कि वो तमाम चीज़ें जो पर्सपेक्टिव सामने आए उसको हल करने के लिए कोई हिंदुस्तान के मसाइल को हल करने के लिए हिंदुस्तान को सुपर पावर बनने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान एक वीक पावर होने के बावजूद भी अपने माशरती सोशो इकनॉमिक मसाइल को हल कर सकता है। हमने अपने वसाइल को अपने ही हाथों से दबाया हुआ है, हम इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। उसको थोड़ा सा उसके ऊपर जो जंग रह गया है उसको करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह फिर यही चीज़ें हमारे सामने आएंगी। हमारे ख़ानदानों के अंदर जो माशी पसमानदगी है, जो समाजी पसमानदगी है, जो तालीमी पसमानदगी है, जो ज़हनी पसमानदगी है, उसके ऊपर जो गर्द पड़ी हुई है, इंशाअल्लाह इंटेलेक्चुअल बैकवर्डनेस जब दूर होगा, हमारे इदारे और हमारे महराब मेंबर इस सिमत में काम करेंगे। मैं समझता हूँ हमारे समाजी मसाइल इंक्लूडिंग बशमूल जहेज़ के इंशाअल्लाह हल होंगे, और हमारी सहाफ़त को भी मुस्बित रोल अदा करना होगा, हमारे शौरा को भी मुस्बित रोल अदा करना होगा। ये अब वो दिन गए जिसमें लब रुखसार की बातें की जाती थी। अब वो दौर है कि इंसान के अपने शिकम सहरी की बात होनी चाहिए, इंसान की जहन साजी की बात होनी चाहिए, उन नए नस्ल की किरदार साजी की बात होनी चाहिए, और जो हमारे सुलगते मसाइल हैं माशरे के उन पर भी बात होनी चाहिए। वरना ज़बान एक तफरीही ज़रिया और वसाइल की अदम वसूली का ज़रिया बन जाएगी। इसलिए कि तहज़ीब के मादी फ़वाइद को अगर हम वसूल नहीं करेंगे, एक हम नाकाम शहरी बनेंगे, और नाकाम शहरियों की अक्सरियत एक नाकाम ममलिकत को बनाती है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं होता। मैं समझता हूँ कि मैं चूँकि इतवार का दिन है, इतवार के दिन पर्सनल फेथ और कमिटमेंट्स के दिन होते हैं, मैंने कोई होमवर्क नहीं किया, आपने आवाज़ दी, हम आ गए।
ہم یہ کوشش کریں گے بحیثیت دانشور، بحیثیت اردو جہدکار، بحیثیت سماجی جہدکار، سماج کے اندر مثبت تبدیلی لانے کے لیے. اور مثبت تبدیلی ایک فرد سے آتی ہے، اس کو بھیڑ کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نے دنیا کے اندر جتنے انقلابات لائے، آپ نے دیکھا کہ کارل مارکس نے جو کتاب لکھی تھی ڈاس کیپٹل، پہلے ایک آدمی نے پڑھا، پھر فریڈرک اینجلز تیار ہوا، پھر اس کے بعد کئی تیار ہوئے، اس کے بعد تیار ہوئے، آدھی دنیا بدل گئی. اس نے کوئی فوج تیار نہیں کی تھی، صرف اس کو لوگوں، اس کتاب نے لوگوں کو متاثر کیا تھا. میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب بھی دنیا میں انشاءاللہ مقبول ہوگی، اور آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ ایسے مصنفین، ایسے آتھرز پیدا ہوں گے جو ملک اور ملت کے مسائل کو حل کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. پھر میرے سر پہ کڑی دھوپ کی بوچھار گری، میں جہاں جا کے رکا تھا وہیں دیوار گری. لوگ خستوں میں مجھے قتل کریں گے شاید، سب سے پہلے میری آواز پہ تلوار گری. تو آئیے تھے علی جناب ڈاکٹر محمد غوث صاحب، جن کے بہت زرین خیالات تھے، اور وہ یہ فرما رہے تھے اپنے خطاب میں کہ زبان کی حفاظت ہر حال میں ضروری ہے، ورنہ یہ زبان بے حیثیت ہو جائے گی اور یہ ایک شجر نما بھی ہو جائے گی. اس بات کا قوی امکان ہے. بہت بہت شکریہ علی جناب ڈاکٹر محمد غوث صاحب، صدر اردو اکیڈمی کہ حضرات اب وقت آ چکا ہے کہ آج کے صاحب کتاب علی جناب محمد غوث خان صاحب کی کتاب آئینہ زندگی کی رسم اجرا، سید عظمت اللہ بیابانی صاحب کتاب آئینہ زندگی کی رسم اجرا کریں گے. میں ملتمس ہوں آپ سے کہ وہ رسم اجرا انجام دیں. ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہے، میں تو شخص نہیں بلکہ شخصیت کہوں گا. آپ نے بحیثیت شاعر اور وسیلہ ٹی وی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے نمایاں خدمات انجام دی ہیں، اور زمریس ABC ہال سے والہانہ ان کے وابستگی بھی ہے. میری مراد علی جناب شاہد محمود صاحب سے ان کو آج کا باوقار ایوارڈ انمول شہنشاہ قلم ایوارڈ دیا گیا. میں ادبی ملتمس ہوں ڈاکٹر محمد غوث صاحب سے اردو اکیڈمی ڈائریکٹر کہ وہ اس ایوارڈ سے نوازیں. یہ شہنشاہ قلم ادب یہ 15 سال سے 20 سال پرانا ایوارڈ ہے میرے پاس کا. یہ شاہد صاحب کی اردو خدمات کے اوپر یہ ہماری طرف سے چھوٹی سی ایک گفٹ ہے ان کو. زمریس سلفی فورم کی جانب سے یہ دیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں اردو ماس کی طرف سے بھی. صدر محفل، مہمانان اعزازی اور شکرائے محفل، میں نہ تو شہنشاہ لوح قلم ہوں، نہ بادشاہ لوح قلم ہوں، اور نہ وزیر لوح قلم ہوں. میں میدان ادب کا ایک پیادہ ہوں جس کے سر پر شہنشاہ کا تاج رکھ دیا گیا ہے، اور میری گردن اس بوجھ سے جھکی جا رہی ہے. جو شخصیات اس محفل میں موجود ہیں وہ قد و قامت، احترام و عظمت کے اعتبار سے سب مجھ سے بلند والا ہے. یہ زمریس کے اراکین خصوصاً عظمت اللہ بیابانی صاحب اور جناب مظفر ساجد صاحب اور آپ تمام کی محبتیں ہیں. میں آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت بھی موجود ہے جو کھیل کود کی دنیا میں اپنا نام کما چکی ہے. انٹرنیشنل والی بال پلیئر بھی رہ چکے ہیں، اور اس بات کی ABC ہال اس بات کا فخر محسوس کرتا ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں. میری مراد ہے جناب حفیظ اللہ بیابانی صاحب سے کہ وہ اپنے ادارے کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پوری زندگی تو اسپورٹس پہ گزار دیا میرے کو. یہ پہلا موقع ہے کہ ایسی دعوت میں شریک کیا ہو.
डैस पे जितने लोग बैठे हुए हैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बहुत भाई को जो है मुबारकबाद, और मेरे भाई की जो इज्जत बख्शे ही उनका भी शुक्रगुजार हो। और जो शादी भैया के बारे में जो बोले मौलाना, मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। मैं बहुत अच्छे माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं शुक्रगुजार हूँ आसमत भाई का और मेरे भाइयों का और वो सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ मैं। और मेरी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी स्पोर्ट्स में गुजार दिया हूँ भाई। और इसमें जो है मजहब से बहुत दूर रहा, और जैसे मालूमात बढ़ते गए बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मैं स्पोर्ट्स से बिल्कुल दूर हो गया। मैं शुक्रगुजार हूँ सब लोगों का, और फिर एक दोस्त भाई का और महमूद भाई का शुक्रगुजार हूँ मैं। और जिब्रिस का जो इतना अच्छा खूबसूरत इंतज़ाम किए हुए साजिद भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इतने बड़े बड़े लोगों के सामने शर्मिंदा कर रहे हैं सर। आप वॉलीबॉल प्लेयर हैं, आप नहीं हो। रायलसीमा से फर्स्ट कैंडिडेट है जो इंटरनेशनल लेवल पर खेला गया है। मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है, हमारे लोगों के नाम, हमारे लोगों के काम, हमारे लोगों के काम करना कहीं ज़्यादा नहीं होते हैं। सभी भी हम रेडियो खोलते हैं, टीवी खोलते हैं तो हमारे अलग आते हैं। इसलिए मैं बहुत खुश हुआ, इसलिए इंटरव्यू किया। बहुत अच्छा। अली जनाब मोहम्मद गौस खान साहब आज के साहिब किताब आईने ज़िंदगी की शालपोशी और गुलपोशी के लिए हमारे जिब्रिस ABC हॉल के सरपरस्त आला अली जनाब सैयद अज़मतुल्लाह बियाबानी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अली जनाब मोहम्मद गौस खान साहब साहिब किताब आईने ज़िंदगी की गुलपोशी फरमाएँ। सैयद अज़मतुल्लाह बियाबानी साहब सरपरस्त आला जिब्रिस ABC हॉल शालपोशी फरमाएंगे। अली जनाब मोहम्मद गौस खान साहब। मैं डॉक्टर M.A. फरदीन साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो मौलाना मुस्तफ़ी मक्की साहब की शालपोशी फरमाएं। अब इसके बाद मैं मुस्तफ़ी मक्की साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो जावेद नसीम साहब की शालपोशी फरमाएं। मैं अली जनाब शाहिद महमूद साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अलीम खां फल्की साहब की शालपोशी फरमाएं। इधर शादी के मौके पर दूल्हे को सहरा बनाते हो, कहते हैं कि दूल्हे की तरफ पलट जाओ। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। मैं अली जनाब शाहिद महमूद साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो मोहम्मद गौस साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो सरपरस्त आला अली जनाब सैयद अज़मतुल्लाह बियाबानी साहब की शालपोशी फरमाएं। बेहद शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं महबूब खान साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आज के किताब आईने ज़िंदगी पर एक सफ़े का तबसरा करें। एक नज़र। वसीला उर्दू टीवी के सरबराह जनाब महमूद शाहिद ने फ़ोन पर हुक्म दिया कि शाम तक गौस खान साहब की ताज़ा तसनीफ़ पर आपका एक सफ़ा का तबसरा दरकार है। फौरी लिख दीजिए। मैंने कहा कि इस्लाही मज़ामीन पर उलमाए किराम के तबसरे ही ज़्यादा मुनासिब और मौज़ू हुआ करते हैं। तो फौरी जवाब मिला
علماء کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اسی لیے تو غوث خان صاحب جیسے شاعر اور افسانہ نویس کو اس میدان میں کودنا پڑا۔ میں سنجیدگی سے سوچنے لگا کہ ہمارے ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر محلے میں ایک سے زیادہ تنظیمیں، جماعتیں معاشرے کی اصلاح میں سرگرم نظر آ رہی ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اتنی ساری اصلاحی تحریکات کے باوجود مسلم معاشرہ سدھر نہیں رہا ہے، روز بروز تنزلی کا شکار ہے۔ دل نے کہا کہ ہمارے واعظین اور مقررین کے قول و فعل میں جب تک تضاد باقی اور برقرار رہے گا، معاشرہ حقیقی معنوں میں سدھر نہیں سکتا۔ خدا کا شکر کہ ہمارا مذہب ناگفتہ بے حالات میں بھی مایوسی سے منع کرتا اور جہد مسلسل کی تعلیم و تلقین دیا کرتا ہے۔ خوی امید ہے کہ دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے غوث خان صاحب جیسے باکردار شخص کے یہ اصلاحی مضامین معاشرے کے اندھیروں میں جگنو ثابت ہوں گے۔ کیا عجب میری نوائے سحرگاہی سے زندہ ہو جائے وہ آتش کہ تیری خاک میں ہے۔ نیک تمناؤں کے ساتھ ڈاکٹر سید محی الدین امجد۔ بہت شکریہ محمود خان صاحب۔ اب میں عالی جناب ہمارے مہمان، معزز مہمان عالی جناب مصطفی مکی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ حافظ ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب کی شان گوشی فرمائیں۔ حضرات، اب میں سرپرست عالم جناب سید عظمت اللہ میاں صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اظہار خیال۔ ہر ایک اپنی اپنی حیثیت سے اردو کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ ابھی جو کتاب آپ کے سامنے ہے یہ حضرت کا تعلق شہر کڑپا سے ہے۔ کڑپا تیلگو میں کڑپا کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے دہلیز۔ وہ حضرات جو غیر مسلم ہیں تبتی کو جب جاتے ہیں، تبتی کا مندر جو ساری دنیا میں مشہور ہے، اس کا ہنڈی کلیکشن ساری دنیا میں مشہور ہے۔ وہاں جانے کے پہلے کڑپا آ کے وہاں کے پوجا کرنے کے بعد وہ جاتے ہیں، تو یہ غیرت کی بات ہوئی۔ اور اپنے مذہبی طریقے سے بزرگ دین اتنے پھیلے ہوئے ہیں جن کی طرف سے اردو کی کافی خدمت ہو رہی ہے۔ ہر موقع پہ کچھ نہ کچھ مشاعرہ ہوتا ہے اور اس میں مشاعرے میں اردو کی خدمت کی جاتی ہے۔ اور ڈاکٹر خان صاحب کے سلسلے میں میں کہوں اتنا تجربہ ہے حضرت کو کہ اپنی کتاب میں انہوں نے نہ تو مذہبی بات بھی چھوڑی، نہ سائنسی بات بھی چھوڑی، نہ اجنبی بات بھی چھوڑی، ہر فیلڈ میں آپ نے کور کیا۔ حالانکہ سائنس کے بعد سبجیکٹ میں بھی آپ نے کھل کے بات کہی ہے۔ اس میں آپ گزارش کروں گا کہ یہ کتاب جو بلا کسی تحفے کے، بلا کسی قیمت کے مفت دی جا رہی ہے۔ میں یہ کہوں گا جہاں پہ اسکولس کالجز وغیرہ ہے وہ بچوں پہ جہاں پہ مارکس میں ہائیسٹ مارکس آئے ہیں، زیادہ مارکس آئے ہیں، اس کو ایز اے پرائز دیا جائے۔ پر اس سے اردو کے خطے میں تھوڑا فرق ہو سکتا ہے۔ اور اس سے ہٹ کے ہمارا پاپولیشن 18% ہے۔ میں توجہ چاہوں گا بزرگوں سے، ہماری آبادی 18% ہے ہندوستان میں۔ سول میں ہمارے لوگ 47% ہے۔ ہماری آبادی 16% مشکل سے 17% مشکل سے ہے، اور جیلوں میں ہمارے قیدیوں کی تعداد ہے 43% ہے۔ پڑھنے کے میدان میں دیکھیں گروپ آف سروس مشکل سے 3% 4% ہے۔ اس کی طرف ہماری توجہ کیوں نہیں جا رہی ہے؟
हम अपने अपने गिरबान में जाके देखें, क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ शादी की तरजीह देंगे या पढ़कर दौलत करेंगे? हमारे पास इतने तबके हो गए हैं, हम कहते हुए और सुनते हुए शर्म आती है। शुमाली हिंदुस्तान में जो किसानों का अधिक चल रहा है, कितने मुद्दे से चल रहा है? क्या हमारे पास कोई ऐसी तमसील है? कोई हाल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकरीर हुआ, 9 आदमी तकरीर हुआ। हमारे होम मिनिस्टर जब गुजरात में थे, उस वक्त जज मुसलमान साहब थे। उनके जजमेंट में हमारे होम मिनिस्टर को जेल भेजना पड़ा। सत्ता के साहब रिटायर नहीं हुए, उस वक्त तक प्रमोशन कार्ड्स नहीं दिए थे। जैसे ही वो हजरत रिटायर हुए हैं, उसी भी सेकंड डे आर्डर्स हो गए और 9 अक्टूबर को जजेस बन गए सुप्रीम कोर्ट में। ये किसी अखबार में नहीं आया, किसी फील्ड में नहीं आया, किसी प्लेटफॉर्म बात नहीं, लेकिन हकीकत है। हमारे कितने कमीशन बैठे हुए हैं, हर कमीशन में ये बता रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी बिल्कुल बैकवर्ड है, इसमें हमारी क्या तौर है? शादी ब्याह तो होती नहीं है। हमारा आइंदा की जनरेशन, आइंदा की तरफ किस तरफ जा रही है, कहाँ जा रही है? हम बड़े बूढ़े हो गए हैं, हमारी बात उनकी सिंगल से हो गई है। हम कुछ कह नहीं सकते, कर नहीं सकते, सिर्फ बयान करेंगे, एडवाइस देंगे। अब जो करना है, ये जो जवान लोग हैं, जो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर्स हैं, ये लोग अपने स्टूडेंट्स के ऊपर ऐसा जो नक्शा बिठाएं कि वो कुछ हासिल कर दें। मेरे दोस्तों, मेरी बात का बुरा नहीं मानना। उनमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 3% लोग आते हैं, भाई बसे यार, नहीं कि 7% लोग क्यों तोड़ देते हैं? हमारे पास एजुकेशन का परसेंटेज बहुत कम है। केरला में हाईएस्ट है। केरला में चूंकि हाईएस्ट है, एजुकेशन का है, वहाँ कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास जितने शादी खाने हैं, उतने शादी खाने किसी स्टेट में नहीं है। हमारे दवाखाने मशहूर नहीं है। छोटे छोटे खानों में, छोटे से हिस्सों में, छोटे से शहरों में हम बटे हुए हैं। क्या हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते? तो हमें किस तरफ जाना है? हर स्टेट की, हर मुल्क की अलग अलग जरूरत है। मुझे मौका है कई जगह बाहर जाने का। मस्जिद में चंदे के लिए शुरू करने के लिए शायद पूछता है, मेरी गाड़ी का टायर खराब हो गया है, मदद कीजिए। हम उस जगह पे हैं, उस मुल्क पे हैं जिसमें आधे रोटी के लिए हम पूछ रहे हैं। हम जान को उड़ रहे हैं, जान तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमारे भूख हम खाना नहीं चला सकते हैं। जान पे जाना इतना जरूरी नहीं है जितना कि भूख से मरते लोगों को ठीक करें। हमारे दवाखाने हैं, दवाखानों में इलाज फ्री नहीं होता। नाम के लिए नाम दवाखाने, जो दवाखाने के इंचार्ज है वो खुद कहीं और जाके इलाज कर रहे हैं, और जाते हैं। दोस्तों, उम्र पर हम यूं ही गलती करते रहे गालिब। उम्र पर हम यूं ही गलती करते रहे गालिब। धूप चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते रहे। बेहद शुक्रिया जनाब सैयद अजमतुल्लाह बियाबानी साहब।